Hello, first year. फोर्स्ड वाइब्रेशंस, हम लोग फ्री वाइब्रेशंस पढ़ चुके हैं या फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं? वो ऑसिलेशन जिन पर एक्सटर्नल फैक्टर का कोई प्रभाव ना पड़े। और फोर्स्ड वाइब्रेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाई फोर्स जो होते हैं। तो देखें, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी है। When a body is subjected to an external periodic force whose frequency N2 is different than the natural frequency N1 of the body। मान लो ये कोई बॉडी है, पेंडुलम है, इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? N1, और इसके ऊपर इंपोज किया गया है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। देन इन द बिगिनिंग, this is the mechanism. Then in the beginning the body tends to vibrate with its natural frequency while the external periodic force tries to impose its own frequency upon the body। क्या समझिए? तो सबसे पहले ये जो बॉडी है ये भैया अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी N1 से वाइब्रेट करना चाहेगी, लेकिन हमने एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया है फ्रीक्वेंसी N2 का, वो क्या करेगा? ये अपनी फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट कराना चाहेगा। तो देखिए होता क्या है, हेंस देयर इज ए सॉर्ट ऑफ टसल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी अंडरगोज पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो भैया ये जो एक्सटर्नल फोर्स है अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना चाहेगा, बॉडी कहेगी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी N1 से ही हम वाइब्रेट करेंगे। तो देयर इज ए शॉर्ट ऑफ टसल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स, तो जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो पीरियोडिक इंक्रीज और डिक्रीज के साथ में ऐसा होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस अंडरगोज पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो these are irregular vibrations. These irregular vibrations of the body, however, die out in a short time. तो थोड़ी देर तक ये जो irregular vibrations हैं, कभी कम एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा एम्पलीट्यूड, ये थोड़ी देर तक ही होता है। एंड दे डाई आउट इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय बाद ये खत्म हो जाता है। एंड फाइनली क्या होता है? द बॉडी वाइब्रेट्स विद द frequency of the external periodic force. Finally, body vibrates with the frequency of the external periodic force with a constant amplitude. And these vibrations are called forced vibrations. इन्हीं vibrations को forced vibrations कहते हैं। तो एक बार फिर से, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए किसी भी बॉडी पर, तो सबसे पहले बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी N1 से वाइब्रेट करना चाहेगी, और एक्सटर्नल फोर्स कहेगा मेरी फ्रीक्वेंसी N2 से वाइब्रेट करो। तो थोड़ी देर तक ये टसल रहेगा बॉडी और एक्सटर्नल फोर्स में, और वाइब्रेशंस इरेगुलर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है, इरेगुलर वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। फाइनली बॉडी वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स N2 विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़कर, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी N1 छोड़कर बाहरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी N2 से वाइब्रेट करने लगे। तो ऐसे वाइब्रेशंस को क्या कहेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन। These are called forced because the body is forced to vibrate with the frequency of the external force. इनको forced vibrations क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको जबरदस्ती जो है इनको वाइब्रेट कराया जा रहा है बाहरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी से, इसलिए इस कहेंगे forced vibrations, whatever be its natural frequency. thus, तो एक बार फिर से देखिए ये डेफिनेशन दी है, thus when a body being acted by an external periodic force vibrates with the frequency of the force, then the vibrations of the body are called forced vibrations.
सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यानी अगर बाहरी फोर्स लगाएं तो बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ N1 है इसको भूल करके एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेट करने लगती है तो उसके ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी N2 से ही बॉडी वाइब्रेट करेगी और इन वाइब्रेशंस को हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशंस। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, पहला एग्जाम्पल लिया, सपोज टू पेंडुलम्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ए और बी दो पेंडुलम हैं, अलग अलग लंबाई के हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ए एंड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए रॉड पी क्यू। द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज पेंडुलम्स आर डिफरेंट। जाहिर है इनकी लेंथ अलग अलग है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। अब देखिए, व्हेन पेंडुलम ए इज डिस्प्लेस्ड, अगर पेंडुलम ए को एक तरफ डिस्प्लेस करें, छोड़ दें, तो ये वाइब्रेशन करने लगेगा अपनी फ्रीक्वेंसी से। ओके, पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एंड लेफ्ट फ्री, इट ऑसिलेट्स विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो N1 से ये वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो दीज ऑसिलेशंस आर कम्युनिकेटेड टू द पेंडुलम बी। तो यही N1 फ्रीक्वेंसी के जो ऑसिलेशन है ये कम्युनिकेटेड टू द पेंडुलम बी थ्रू द रॉड पी क्यू। Thus, a periodic force of frequency equal to the frequency of the pendulum A acts upon the pendulum B। यानी इसी फ्रीक्वेंसी से N1 से ही ये बॉडी B भी वाइब्रेट करने लगेगी। ओके, therefore the pendulum B is set in oscillation with the frequency of A। यानी अगर A की फ्रीक्वेंसी N1 है तो बी जो है वो भी इसी की फ्रीक्वेंसी, पेंडुलम ए की फ्रीक्वेंसी N1 से ही वाइब्रेट करने लगेगा। तो दीज ऑसिलेशंस ऑफ बी आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस ऑफ बी आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। एम्पलीट्यूड ऑफ दीज ऑसिलेशंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए। और लेकिन ए की बजाय बी का जो एम्पलीट्यूड है वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो ये जो है एक पहला एग्जाम्पल कि अगर कोई बॉडी जैसे ये है, अगर ये N1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा दो तो दूसरी बॉडी भी उसी N1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगी। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। नाउ एक दूसरा एग्जाम्पल और लीजिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। व्हेन द स्टम ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड इन हैंड। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, देखिए ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ये देखिए ऐसा, ये इसका हैंडल है, ये इसके भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। व्हेन द स्टम ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड इन हैंड ओनली ए फीबल साउंड इज हर्ड। यानी इसको वाइब्रेट करा के हाथ पर रखें तो बहुत कमजोर साउंड सुनाई पड़ती है। इफ हाउएवर द स्टम इज मेड टू स्टैंड ऑन ए टेबल द साउंड बिकम्स इंटेंस। लेकिन अगर इसको हम एक टेबल पर रख दें, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल पर रख दें, तो साउंड बिकम्स इंटेंस, काफी तेज साउंड हो जाती। क्यों? द रीजन इज दैट ऑन प्लेसिंग द स्टम ऑन द टेबल द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क्स आर कम्युनिकेटेड टू द टेबल। जो टेबल को ये ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन कम्युनिकेट हो जाते हैं, विच इज सेट इन फोर्स्ड वाइब्रेशन, और उसकी वजह से फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे। बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द टेबल इज लार्ज, क्वाइट लार्ज, द वाइब्रेशंस ऑफ द टेबल सेंड आउट साउंड वेव्स इन ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर। काफी मात्रा में हवा में तरंगें छोड़ता है साउंड वेव्स को। हेंस द साउंड वेव्स बिकम्स एंड द साउंड बिकम्स इंटेंस। यानी कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क अगर वाइब्रेट कराएं, सिर्फ हाथ में लें, तो ये बहुत ही कम साउंड सुनाई पड़ेगी। अगर उसको टेबल पर रख दें तो ज़्यादा साउंड क्यों सुनाई पड़ेगी? क्योंकि वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क आर कम्युनिकेटेड टू द टेबल एंड विच इज सेट इन फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस की वजह से
मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ती है, इंटेंस साउंड सुनाई पड़ती है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ऑल स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, जैसे सोनोमीटर है, पियानो है, वायलिन है, सितार है, जिसमें स्ट्रिंग्स लगे हैं। तो ऑल स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैरी ए हॉलो बॉक्स। याद रहे, एक हॉलो बॉक्स में ये होते हैं, दे कैरी ए हॉलो बॉक्स विच इज कॉल्ड द साउंड बोर्ड। इसको क्या कहेंगे? साउंड बोर्ड। इसमें हवा भरी होती है। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द नोट्स। इसकी वजह से किसी भी नोट की इंटेंसिटी बढ़ती। व्हेन ए नोट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रिंग, अगर कोई भी एक स्वर पैदा किया जाए किसी फ्रीक्वेंसी का, व्हेन ए नोट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रिंग of the instrument, the vibrations of the string reach the hollow box through the bridge। ये ब्रिज के थ्रू ये वाइब्रेशंस यहाँ पर पहुँचते हैं, बॉक्स में पहुँचते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग रीच द hollow box through the bridge fixed below the string। Hence forced vibrations are produced in the air inside the box। फोर्स्ड वाइब्रेशंस पैदा होंगे हवा में, इनसाइड द बॉक्स, एंड सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज। और इसी वजह से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस के, जो बाई फोर्स होते हैं, यानी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पाती है, बल्कि दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेशंस करती है, तो ऐसे वाइब्रेशंस को कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस।